बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो जीरिक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर नंबर 3 दी एंजाइम्स के नाम से। यानी इसमें हमने एंजाइम से रिलेटेड जो है डिस्कशन करनी है। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी देख लें एंजाइम के बारे में। तो वो कहते हैं कि एंजाइम क्या है, दे आर द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में ये प्रोटीन्स है। catalyzes the biological reaction and remain unchanged after completion of chemical reaction are called enzymes। यानी इनका काम क्या है कि जितने भी जानदार में होने वाले बायोलॉजिकल रिएक्शन जिन्हें हम बायोकेमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं उनको कैटलाइज करता है। कैटलाइज से मुराद ये है टू स्पीड अप द रिएक्शन को स्पीड अप करना। जब वो स्पीड अप होगा तो फिर आपके पास क्या है, प्रोडक्ट उतने टाइम में बन सकेगी जिसमें लाइफ पॉसिबल होती है। दे रिमेन अनचेंज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी जब ये केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा होता है तो उसमें ये डायरेक्टली या जिसे हम कहते हैं कि फिजिकली खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, ये सिंपली उसको पुश करता है। अब केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करूं तो एंजाइम्स जो है दे आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स। क्योंकि प्रोटीन से मिलकर बने तो प्रोटीन का बेसिक जो सब यूनिट है वो अमीनो एसिड्स है। लेकिन अमीनो एसिड जो है वो ज्वाइन होते हैं, कॉइल करते हैं और एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म इख्तियार करते हैं प्रोटीन की, जिसे हम एंजाइम का नाम देते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो हमने लास्ट लेक्चर्स में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में बात की थी तो उसमें हमने दो किस्म की प्रोटीन्स को डिस्कस किया था, एक फाइब्रस थी और एक ग्लोबुलर थी। तो ये हमारे पास जिस कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है एंजाइम वो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब ये मैंने एक एंजाइम का डायग्राम ड्रॉ किया है। अगर आप इसमें देख रहे हैं तो हमारे पास एक तो एक्टिव साइड एरिया है, एक वो चीज है जिसको हमने प्रोडक्ट में बदलना है, उसे हम सबस्ट्रेट कहेंगे या रिएक्टेंट का नाम देंगे। और समटाइम्स कुछ एंजाइम्स को इसकी जरूरत होती है और कुछ एंजाइम्स इसके बगैर काम करते हैं। वो हमारे पास एक कोफैक्टर है। कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीन पार्ट है, यानी ये प्रोटीन का नहीं बना होता। अब कोफैक्टर जो है समटाइम्स, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ एंजाइम्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कुछ एंजाइम्स उसके बगैर भी काम करी जा रहे हैं, वो सिंपली सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने में हमारी मदद करता है। अब कोफैक्टर दो तरीके से एंजाइम के साथ जुड़े हो सकते हैं, या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप की शक्ल में या हमारे पास कोएंजाइम की शक्ल में। वो कहता है कि इफ द एंजाइम्स आर टाइटली अटैच्ड टू द if cofactor is tightly attached to the enzyme then that is called prosthetic group। और अगर वो लूजली अटैच होगा तो वो सिंपली हमारे पास कोएंजाइम कहलाएगा। और एट द एंड ये बात ध्यान में रखें कि जब ये सबस्ट्रेट और कोफैक्टर अटैच होते हैं विद एंजाइम, आफ्टर दैट सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट बन के एंजाइम से अलग हो जाता है। लेकिन कभी कभार देखा ये गया है कि कोफैक्टर यहाँ तो उसके साथ टाइटली बॉन्ड रहता है, ये लूजली अगर अटैच होगा तो वो बाद में उसके साथ डिटैच कर दिया जाएगा। इसी तरह जो मैंने एक्टिव साइड की बात की थी तो ये एक स्मॉल पोर्शन रिस्ट्रिक्टेड एरिया है कैटालिटिक एक्टिविटी का, और इससे हमें पता लगता है कि जो एंजाइम्स हैं दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। यानी हर किस्म का सबस्ट्रेट एक ही किस्म के एंजाइम पर नहीं लग सकता। इसका मतलब हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो बॉडी बनाती है और उसी के ऊपर वो आके लगेगा और उसको वो प्रोडक्ट में बदलेगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उससे पहले अगेन ये हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं रिलेटेड एंजाइम्स से ही। एक को हम एपो एंजाइम कहते हैं, एक होलो एंजाइम, एक नॉन एक्टिवेटेड एंजाइम में आ जाता है और एक हमारे पास एक्टिवेटेड एंजाइम। ये वही एंजाइम्स हैं जिनको कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो नॉन एक्टिवेटेड एंजाइम कौन है? जिसमें से हमने प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम को अलग कर दिया, यानी कोफैक्टर को अगर हम एंजाइम से जुदा कर दे तो सबस्ट्रेट आके लग भी जाए तो उसे प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि वो भी एक्टिवेट नहीं हो सका। और होलो एंजाइम में अगर हम दोनों चीजों को अटैच कर दें, यानी इन द फॉर्म ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम, तो ये इजीली जो है एक्टिवेटेड एंजाइम के तौर पे काम भी करेगा और हमें प्रोडक्ट भी बना के देगा। और एक बात ध्यान में रखें कि प्रोस्थेटिक ग्रुप में आप डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ विटामिन्स दे सकते हैं या आपके पास मेटल आयंस जिसके अंदर शामिल होती हैं। और कोएंजाइम में भी डिफरेंट काइंड ऑफ आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक विटामिन्स आ जाते हैं। उसमें हमारे पास NAD बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि कोट की जाती है एज ए कोएंजाइम, जिसे हम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं। अब प्रॉपर्टीज की तरफ आता हूं कोफैक्टर की। तो हमारे पास 4 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं कोफैक्टर की कि किस तरह जो है ये एंजाइम के साथ मिलकर काम कर सकता है।
नंबर वन, दे कैन एक्ट एज अ ब्रिज, यानी ब्रिज के तौर पे काम करता है बिटवीन द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट, और समटाइम्स दे कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द केमिकल रिएक्शन, कभी कभार वो डायरेक्टली जो है केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने में भी एंजाइम की मदद करता है। एंड समटाइम्स दे प्रोवाइड केमिकल एनर्जी, तो ये कभी कभार क्या एंजाइम को केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि दे डू देयर फंक्शन एफिशिएंटली, और सिंपली क्या है कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल सके। और कुछ जो है दे एक्ट एज ए एक्टिवेटर, जिन्हें मैंने डिटैचेबल कोफैक्टर्स का नाम दिया, तो दे आर लाइक द इनऑर्गेनिक, और मेटल आयंस भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, उसमें कॉपर है हमारे पास, आयरन वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह शामिल है। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं लोकेशन ऑफ एंजाइम की, एंजाइम कहां पे पाया जाता है। तो अगर हम सेलुलर लेवल पे देखें तो एंजाइम जो है दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म में आपको सबमर्ज्ड फॉर्म में मिल जाएगा, फ्लोट करता हुआ मिल जाएगा, और वहां पे क्या है ये डिफरेंट काइंड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करने में मदद कर रहा होगा। और फिर अगर हम देखें तो सेल के अंदर कुछ सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनल्स भी कहते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह। तो वहां पे देखा गया है कि कुछ एंजाइम्स जो हैं वो उन सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स के साथ बाउंड हुए होंगे, और जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स के साथ बाउंड यानी ऑर्गेनल्स के साथ बाउंड हुए होंगे वो उनके फंक्शन के मुताबिक जो है अपना किरदार अदा करेंगे। जैसे अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन में जो है आपके पास वहां पे एंजाइम जो है वो काम कर रहा होगा, इसी तरह राइबोसोम में प्रोटीन की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होगा। नंबर 3 पे इसकी लोकेशन एज ए इंट्रासेलुलर एंजाइम भी हो सकती है, क्योंकि कुछ एंजाइम जो है वो सिक्रीट किए जाते हैं विद इन द सेल, और कुछ जो है आउटसाइड द सेल सिक्रीट किए जाते हैं जिन्हें हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम कहेंगे। जस्ट लाइक हम गट की बात करते हैं, हमारे मैदे के अंदर जो है वो पेप्सिन नामी जो एंजाइम है वो सिक्रीट किया जाता है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर है, यानी सेल से बाहर गट में जो है वो एंजाइम सिक्रीट किया जाता है। तो ये बेसिक हमारे पास क्या है, 4 लोकेशंस हैं एंजाइम की सेलुलर लेवल पर। और आज हमने बेसिकली चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट में इंट्रोडक्टरी बात की एंजाइम से रिलेटेड, और उससे कुछ रिलेटेड जो टर्म्स थी उनको आज समझा। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।